देखो स्क्रीन दिखनी शुरू हो गई। हेलो। यस सर। यस सर। तो हम लोग पढ़ रहे थे एकालाप, इंट्रापर्सनल कम्युनिकेशन। और यहीं तक मैं पढ़ाया था, है ना। यस सर। और उसके बाद में है एकालाप को कहाँ कहाँ हम देख सकते हैं, इंट्रापर्सनल को कहाँ कहाँ पर हम देख सकते हैं, इंट्रापर्सनल कम्युनिकेशन कहाँ कहाँ हमें देखने को मिलती है, यानी एकालाप स्वगत कथन कहाँ पर देखने को मिलती है। तो जैसे प्रार्थना के समय व्यक्ति भले ही मुंह से उच्चारण करे ना करे, लेकिन अपने मन से उच्चारण जरूर करता है, तो प्रार्थना के समय। इसी प्रकार किसी व्यक्ति से संबंध स्थापित करने से पहले, किसी भी व्यक्ति से संबंध स्थापित करने से पहले मन में भूमिका बांधना, यानी अगर कोई व्यक्ति कहीं भी किसी भी व्यक्ति से बात कर रहा है या बात करना चाहता है, तो उससे पहले मन में जरूर सोचता है, विचारता है कि हमें क्या बोलना है। तो किसी भी व्यक्ति से संबंध स्थापित करने से पहले मन में भूमिका बांधना, दूर रहते हुए भी अपने परिजनों से जुड़ जाना। कोई भी व्यक्ति हो, घर से दूर चला गया है, पता चला विदेश में है या किसी अन्य प्रदेश में है, अन्य राज्य में है, वह तब भी अपने परिवार से जुड़ा रहता है, क्योंकि परिवार की बातें उसकी स्मृतियों में, उसकी मेमोरी में बनी रहती है, और परिवार से वह मन ही मन जुड़े रहता है ना। तो इन सभी चीजों को हम एकालाप के रूप में देखते हैं। और एकालाप ही ज्ञान विज्ञान, व्यापार वाणिज्य, अनुसंधान यानी रिसर्च, नवाचार इनोवेशन का आरंभिक स्रोत है। तो एकालाप देख लो कितना उपयोगी है, इंट्रापर्सनल कम्युनिकेशन कितना उपयोगी है। नवाचार में भी नए नए विचार कैसे आते हैं, और नए विचारों के परिणाम स्वरूप ही इनोवेशन होता है। इसी तरह से व्यक्ति रिसर्च करता है, तो रिसर्च करने से पहले, जब रिसर्च की प्रक्रिया शुरू होती है, तो सबसे पहले मन में हाइपोथेसिस, परिकल्पना आती है ना। इसी प्रकार से व्यापार वाणिज्य, कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है कि जो अपने व्यापार वाणिज्य को आगे बढ़ाने के लिए, उसका विस्तार करने के लिए, उसका प्रचार प्रसार करने के लिए अपने मन में विचार न करता हो, है ना। तो एकालाप हर विषय से जुड़ा हुआ है, और यही ज्ञान विज्ञान, व्यापार वाणिज्य, अनुसंधान, नवाचार आदि का आरंभिक स्रोत भी है। इसके अलावा किसी भी समुदाय, जाति आदि की प्रत्येक समस्या का निर्धारण होता है। कैसे होता है? तो जब व्यक्ति किसी समुदाय के हित के बारे में काम करना चाहता है, तो वह क्या करता है? मन में विचार करता है कि किस तरीके से किसी समुदाय को आगे बढ़ाया जाए। कोई जाति पिछड़ी हुई है, उस जाति को कैसे मुख्य धारा में लाया जाए। मुख्य धारा में किसी भी पिछड़ी जाति की, निम्न जाति की जितने भी लोग हैं, उनकी सहभागिता को कैसे आगे बढ़ाया जाए, है ना। यह सब उनकी समस्या का समाधान एकालाप के माध्यम से होता है ना। इसके अलावा एकालाप के माध्यम से ही अगर देश की अर्थव्यवस्था है, देश का कोई समुदाय है, देश का कोई समूह है, कोई समाज है, उसके बारे में जो भी समस्याएं होती हैं, उसका विवेचन विश्लेषण किया जाता है ना। और आए दिन सरकार क्या करती है? सोच विचार कर नीतियां बनाती है। तो विवेचन विश्लेषण करने से भी समस्या का समाधान होता है। इसके अलावा एकालाप से व्यक्ति के
विचारों का स्पष्टीकरण उसका पता चल जाता है। कोई व्यक्ति अपने मन में सोच रहा है, लेकिन जैसे ही वह बोलता है तो उसकी सोच का पता चलता है, उसके स्पष्टीकरण का पता चलता है। और इस तरह से किसी भी समुदाय के बारे में, किसी भी जाति के बारे में, उसकी समस्या के बारे में जानकर, उसका विवेचन विश्लेषण करके, उसका स्पष्टीकरण करके समाधान खोजने की कोशिश की जाती है ना। तो यह एक कलाप के माध्यम से ही संभव है। समूह संप्रेषण का प्रत्येक सदस्य का जुड़ाव एकालाप से ही होता है। जैसे ग्रुप कम्युनिकेशन, जैसे कि रेखा चित्र में कल मैंने बताया था आप लोगों को कि कोई ऐसा कम्युनिकेशन नहीं है जो एकालाप से नहीं जुड़ा हो। उसी प्रकार जो समूह संप्रेषण होता है, ग्रुप कम्युनिकेशन होता है, उसमें प्रत्येक सदस्य एकालाप से जुड़ा होता है। यह कैसे समझें कि जहां पर ग्रुप कम्युनिकेशन होता है वहां पर प्रत्येक व्यक्ति इंट्रापर्सनल कम्युनिकेशन से जुड़ा होता है। कैसे समझे? आप में से कोई बता सकता है? आप में से कोई बता सकता है कुछ भी? सर क्या? कि कोई भी व्यक्ति जब ग्रुप कम्युनिकेशन में होता है, समूह संप्रेषण में होता है, जहां पर सामूहिक संप्रेषण होती है, जहां पर ग्रुप डिस्कशन होता है, जहां पर डिबेट होता है, जहां पर बड़े बड़े पैनल होते हैं, जहां पर बहुत सारे लोग होते हैं, है ना, 10 से अधिक लोग, 20 से अधिक लोग, 100 लोग, वहां पर व्यक्ति क्या इंट्रापर्सनल कम्युनिकेशन से भी जुड़ा होता है, यानी एकालाप से भी जुड़ा होता है? बेटे 1 मिनट। यस सर। चूतिया। तो मेरा प्रश्न है कि जब कोई व्यक्ति ग्रुप कम्युनिकेशन में होता है, जहां पर समूह संप्रेषण होता है, जहां पर 10 से अधिक लोग होते हैं, 50 लोग होते हैं, 100 लोग होते हैं, क्या वह व्यक्ति इंट्रापर्सनल कम्युनिकेशन से भी जुड़ा होता है? जी सर। कैसे कैसे समझें, कैसे जुड़ा होता है? सर क्योंकि जिस विषय पे चर्चा होने वाली है वो अपने अंतर मन में ही उस विषय पर प्रश्न करता है खुद से, और उसका उत्तर सोचता है कि क्या हो सकता है, इस बात के ऊपर मेरे दिमाग में क्या बिल्कुल थॉट आपने है। सही कहा, आपने सही कहा। लेकिन आप कह रहे हैं कि चर्चा होने वाली होती है, मैं कह रहा हूं कि चर्चा हो रही है। अगर चर्चा परिचर्चा हो रही है, डिबेट चल रहा है और ग्रुप में पूरे लोग सक्रिय हैं, एक्टिव हैं, तो वहां पर क्या व्यक्ति इंट्रापर्सनल कम्युनिकेशन से भी जुड़ा होता है? हाँ, जुड़ा होता है। क्योंकि अगर व्यक्ति बोल रहा होता है तो बोलने से पहले वो सोच रहा होता है। सोचने और बोलने दोनों में बहुत बारीक अंतर है। व्यक्ति तुरंत मन में सोचता है, एक्टिव रहता है, सक्रिय रहता है और तुरंत बोलता है ना। तो यह एकालाप ही है कि जो कि अन्य संप्रेषण में, चाहे वह ग्रुप कम्युनिकेशन हो, चाहे इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन हो, चाहे ट्रेडिशनल कम्युनिकेशन हो, चाहे मास कम्युनिकेशन हो, सब में जुड़े रहने के बावजूद भी वह एकालाप करता रहता है, अपने मन में सोचता रहता है, विचारता रहता है ना। और इस दृष्टि से एकालाप सारे संप्रेषण का केंद्र बिंदु होता है। और इसके बिना, एकालाप के बिना कोई भी संचार प्रक्रिया पंगु है, अस्तित्वहीन है। और इसलिए एकालाप बहुत ही मानव के जीवन में बहुत ही उपयोगी है। जो जिस तरह का विचार रखता है अपने मन में, जो जिस तरह से सोचता है, उसके विचार उसी तरह से बनते हैं और उस व्यक्ति का व्यक्तित्व भी उसी तरह से बनता चला जाता है ना। अब बात आती है
एकलाप के भी प्रकार हैं, एकलाप के भी भेद हैं। यानी जो इंट्रा पर्सनल कम्युनिकेशन है उसके दो भेद हैं। पहला है स्थिर एकलाप, दूसरा है गत्यात्मक एकलाप। स्थिर एकलाप क्या है और गत्यात्मक एकलाप क्या है? यानी गत्यात्मक में गतिशीलता बनी रहती है और इस स्थिर एकलाप में स्थिरता, है ना, स्थिरता बनी रहती है। तो आइए देखते हैं कि एकलाप की ये जो दो प्रकार हैं, स्थिर एकलाप और गत्यात्मक एकलाप, ये क्या है। स्थिर एकलाप जहां पर कोई व्यक्ति या कोई की विचारधारा में स्थिरता होती है, यानी जहां पर प्रतिभागी की विचारधारा में स्थिरता देखने को मिलती है वहां पर स्थिर एकलाप होता है। और विचारधारा में स्थिरता कैसे आती है, कैसे देखने को मिलती है? तो इसका लक्षण है कि इसमें पात्र जो कैरेक्टर्स होते हैं, यानी जो कैरेक्टर होता है, कोई एक ही व्यक्ति होगा ना, तो इसमें जो जो भी पात्र होता है, जो भी कैरेक्टर होता है, वह स्वयं से प्रश्न या उत्तर, प्रश्न और उत्तर न करके उस पर अस्थायी रूप से विचार करता है। प्रश्न और उत्तर नहीं करता है। प्रश्न जब करेगा और उसका उत्तर देगा तो जाहिर सी बात है कि वह मोशन में है ना, उसमें गतिशीलता आ गई। लेकिन जब वही पात्र स्थिर होकर किसी विषय पर सोचता है, विचारता है, उसमें प्रश्न नहीं करता, उत्तर नहीं देता, लेकिन केवल विचार करता है, सोचता है, वह स्थिर एकलाप है। जैसे एक उदाहरण मैं लिखा हूं, स्क्रीन पर दिखा होगा, और यह उदाहरण, यह एग्जांपल जयशंकर प्रसाद का एक नाटक है स्कंदगुप्त। और स्कंदगुप्त का नाम आप लोग सुने होंगे, हिस्ट्री में शायद पढ़े होंगे, नहीं पढ़े होंगे तो शायद एंशिएंट हिस्ट्री फर्स्ट ईयर में लगा होगा, पढ़ रहे होंगे। स्कंदगुप्त का नाम सुना होगा, सुना है कि नहीं? Yes, बोलो। स्कंदगुप्त नहीं सुना है? सर किसका? बोलो। चंद्रगुप्त? स्कंदगुप्त नहीं। सुना है सर। देखो, भूल गए सर। जब गुप्ता डायनेस्टी पढ़ोगे, गुप्त साम्राज्य, तो गुप्त साम्राज्य की नींव डालने वाला कौन था? बोलो। चंद्रगुप्त मौर्य कौन? चंद्रगुप्त मौर्य अलग हो गया, सर समुद्रगुप्त। मौर्य नहीं है। जब तुम चंद्रगुप्त मौर्य कहते हो तो चंद्रगुप्त मौर्य मौर्य साम्राज्य में आ गया, मौर्य डायनेस्टी। जी सर। सर समुद्रगुप्त। समुद्रगुप्त। समुद्रगुप्त तो गुप्त साम्राज्य का, जो गुप्ता डायनेस्टी है, उसका व्यापक रूप में विकास किया, विस्तार किया, श्रीलंका तक, गंधार तक, है ना। लेकिन मैंने कहा कि गुप्त साम्राज्य की नींव किसने डाली? उससे पहले भी, समुद्रगुप्त से पहले था चंद्रगुप्त प्रथम। जब इतिहास पढ़ोगे तब पता चलेगा, चंद्रगुप्त प्रथम। और चंद्रगुप्त के बाद में आता है समुद्रगुप्त, ठीक है। उसके बाद में आता है स्कंदगुप्त, कुमारगुप्त, है ना। और कुमारगुप्त का यह पुत्र होता है स्कंदगुप्त, है ना। पहले चंद्रगुप्त प्रथम है, उसके बाद में समुद्रगुप्त है, उसके बाद में चंद्रगुप्त द्वितीय है, उसके बाद कुमारगुप्त है ना, स्कंदगुप्त है, पुरुगुप्त है। और कैसे नींव डाली? तो उस समय हुणों का आक्रमण हो रहा था भारत पर। उन हुणों को चंद्रगुप्त प्रथम ने हराया, और फिर जैसे ही शांति स्थापित हुई, और फिर उसके बाद समुद्रगुप्त आया, साम्राज्य काफी विस्तृत हुआ। तो इतिहास का व्यक्तित्व है, राजा है,
इसकी अपनी डायनेस्टी है स्कंदगुप्त, है ना। तो जयशंकर प्रसाद साहित्यकार हैं, लेकिन जयशंकर प्रसाद की खूबी क्या है, वे इतिहास से कैरेक्टर लेते हैं, पात्रों को लेते हैं, ठीक है। और उसी पात्र में से एक पात्र है, एक कैरेक्टर है स्कंदगुप्त। आप लोग इतिहास में पढ़ेंगे, यही स्कंदगुप्त है जिसकी राजधानी पाटलिपुत्र थी, पटना, आज जिसका नाम पटना कहा जाता है। पाटलिपुत्र को अपनी राजधानी बनाया। इसकी भीतरी अभिलेख बहुत ही प्रसिद्ध है, सोने का सिक्का चलाया यह स्कंदगुप्त ही है। तो जब आप लोग गुप्ता डायनेस्टी पढ़ेंगे तो उसमें ये सारी बातें मिलेगी पढ़ने को, है ना। और उस ऐतिहासिक पात्र को अपने नाटक का पात्र बनाकर जयशंकर प्रसाद ने प्रस्तुत किया है। और उसके इस कथन से, स्कंदगुप्त के कथन से यह पता चल जाता है कि वह जो बातें सोच रहा है, विचार कर रहा है, वह गत्यात्मक नहीं है, स्थिर है। जैसे इस साम्राज्य का बोझ किसके लिए, हृदय में अशांति, राज्य में अशांति, परिवार में अशांति, केवल मेरे अस्तित्व से मालूम होता है कि सबकी विश्व भर की शांति रजनी में मैं ही धूमकेतु हूं। यदि मैं न होता तो यह संसार अपनी स्वाभाविक गति से आनंद से चला करता, परंतु मेरा निज का कोई स्वार्थ नहीं। हृदय के एक एक कोने को छान डाला, कहीं भी कामना की इच्छा नहीं। अब देखो ये जो बातें बोल रहा है, इस नाटक में जो उदाहरण प्रस्तुत किया गया है, उससे यह पता चलता है कि एक व्यक्ति है जो खुद सोच रहा है ना। और इस पैराग्राफ में, पैराग्राफ का अर्थ होता है अनुच्छेद, इस पैराग्राफ में स्कंदगुप्त स्वयं को संबोधित कर रहा है, और स्वयं को संबोधित करते हुए अपनी पीड़ा को, अपनी व्यथा को प्रकट कर रहा है। वह यह समझता है कि साम्राज्य की प्राप्ति के लिए जो संघर्ष हो रहा है और जो इस साम्राज्य में अशांति फैली हुई है, उसका कारण शायद वह स्वयं है। और इस तरह से जो स्कंदगुप्त है उसका स्व गतिशील न होकर स्थिर है। देखो दो बातें होती है, एक स्व और दूसरा पर। पर का मतलब होता है दूसरा, अन्य, और स्व का मतलब होता है अपना, अपने भीतर, है ना। तो जो मन के भीतर, जो हृदय के भीतर घटित हो रहा है वह स्व है, और स्व से ही स्वाभिमान बना है। जब अभिमान में स्व लग जाता है तो स्वाभिमान हो जाता है। अगर अलग अलग कर दें तो जो अभिमान है, अभिमान शब्द है, वह एक तरह से घमंड का प्रतीक है, घमंड का बोध कराता है, दंभ का बोध कराता है। लेकिन जैसे ही उस अभिमान में स्व लग जाता है तो उस शब्द की गरिमा बढ़ जाती है, उस शब्द का अर्थ पूरी गंभीरता के साथ में प्रकट होता है। लेकिन यह जो स्व है, प्रत्येक व्यक्ति है, उसके अंदर अपना स्वाभिमान है, अपना स्व है, और वही स्व बोलता है ना। तो स्कंदगुप्त का स्व यहां पर गतिशील नहीं है। गतिशील क्यों नहीं है? क्योंकि यहां पर वह प्रश्न नहीं करता है, यहां पर विचार करता है, अपने मन में विचार करता है कि इस साम्राज्य का बोझ किसके लिए। हृदय में अशांति, राज्य में अशांति, परिवार में अशांति, यानी चारों तरफ अशांति है, अशांति का माहौल है। तो इस साम्राज्य का बोझ किसके लिए? केवल मेरे अस्तित्व से मालूम होता है कि सबकी विश्व भर की शांति रजनी में मैं ही धूमकेतु हूं, यानी शांति रूपी अंधकार में मैं ही धूमकेतु हूं। यदि मैं न होता तो यह संसार
सर की स्क्रीन अटक गई भाई। सर की स्क्रीन अपने को समझाते हुए कहता है, हृदय के एक एक कोने को छान डाला, कहीं भी कामना की इच्छा नहीं। है ना? इसलिए उसका जो स्व है गतिशील नहीं है बल्कि स्थिर है, और यही कारण है कि यह स्थिर एकलाप के अंतर्गत आता है। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? हेलो, क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? हाँ सर। सर बीच में सर स्क्रीन आप अटक अटक गए गई सर, थी। आवाज नहीं आई। अच्छा, जस्ट सर अब आवाज अभी जा रही है? एक पैराग्राफ पहले ही अटकी। अभी आवाज जा रही है? हाँ अभी सर क्लियर सर ये पे जो पूरा मैं समझा दो दोबारा। जो मैं एग्जाम्पल बता रहा था, जो मैं समझा रहा था, उसमें दिक्कत हुई? बोलो। है। हाँ सर। जैसे फिर से बता रहा हूं, जो स्थिर एकलाप होता है उसमें जो भी व्यक्ति होता है या जो भी प्रतिभागी होता है उसकी विचारधारा में स्थिरता होती है। स्थिरता क्यों होती है? क्योंकि वह सोच रहा होता है। तो जहां पर अगर किसी प्रतिभागी की विचारधारा में स्थिरता होती है वहां पर स्थिर एकलाप होता है। इसका लक्षण क्या है स्थिर एकलाप का? स्थिर एकलाप का लक्षण है कि इसमें पात्र या कोई प्रतिभागी या कोई व्यक्ति स्वयं से प्रश्न उत्तर नहीं करता है ना? प्रश्न उत्तर स्वयं से नहीं करता है, बल्कि वह किसी विषय पर अस्थायी रूप से, स्थिर रूप से, स्थिर ढंग से विचार करता रहता है। लेकिन जैसे ही अगर कोई व्यक्ति अपने मन में प्रश्न करता है और उसका उत्तर देता है तो यह समझ लेना चाहिए कि वह स्थिर एकलाप नहीं है, वह गत्यात्मक एकलाप है। ठीक है? लेकिन जब कोई व्यक्ति किसी विषय पर स्थायी रूप से, स्थिरता से विचार करता है, सोचता है, चिंतन मनन करता है, वहां पर स्थिर एकलाप होता है। ठीक है? अच्छा, मैं बताया था गुप्ता डायनेस्टी के बारे में कुछ चर्चा किया था, वो तो क्लियर हुआ था कि नहीं? यस वो सर। सर और वही इतिहास का जो पात्र है, इतिहास का जो कैरेक्टर है स्कंदगुप्त, उसको अपने नाटक का प्रमुख पात्र जयशंकर प्रसाद ने बनाया, और इसलिए इस नाटक का नाम ही है स्कंदगुप्त। यूपीएससी के सिलेबस में लगा हुआ है स्कंदगुप्त नाटक, है ना? और इसमें जो बातें स्कंदगुप्त बोल रहा है, जो सोच रहा है, जो जो अपना विचार प्रस्तुत कर रहा है, उससे यह पता चलता है कि यह स्थिर एकलाप का उदाहरण है। जैसे स्कंदगुप्त कहता है, इस साम्राज्य का बोझ किसके लिए? हृदय में अशांति, राज्य में अशांति, परिवार में अशांति, यानी कि चारों तरफ अशांति है। तो फिर इस साम्राज्य का बोझ किसके लिए है? क्या इस साम्राज्य का बोझ और यह जो अशांति फैली हुई है यह केवल मेरे अस्तित्व से जुड़ी हुई है? मालूम होता है कि सबकी विश्व भर की शांति रजनी में मैं ही धूमकेतु हूं। मतलब पूरे संसार भर की शांति रूपी रजनी में मैं ही धूमकेतु हूं। और वह कहता है कि यदि
मैं न होता तो यह संसार अपनी स्वाभाविक गति से आनंद से चला करता। स्कंदगुप्त विचार करता है और कहता है कि यदि मैं न भी होता तब भी यह संसार चलता, अपनी स्वाभाविक गति से चलता, आनंद में चलता। इसका मतलब है कि मैं ही अशांति का कारण हूं। हृदय में तो बेचैनी है ही, हृदय में अशांति तो है ही, पूरे राज्य में अशांति फैली हुई है, परिवार में अशांति फैली हुई है। तो इस साम्राज्य का बोझ किसके लिए है ना? और उसका कारण मैं ही हूं। लेकिन वह फिर सोचता है, फिर विचारता है, परंतु मेरा निज का कोई स्वार्थ नहीं। वह सोचता है कि मेरा कोई स्वार्थ तो इसमें है नहीं, मैंने तो जो भी काम किया है दूसरे के लिए किया है, पर हित को ध्यान में रखकर किया है, राष्ट्र हित को ध्यान में रखकर किया है। और इसलिए वह सोचता है कि मैंने अपने हृदय के एक एक कोने को छान डाला, कहीं भी कोई कामना की इच्छा नहीं। उसके इस कथन से, स्कंदगुप्त के इस कथन से, इस स्टेटमेंट से यह पता चलता है कि साम्राज्य की प्राप्ति के लिए जो कुछ संघर्ष हो रहा है, जो भी अशांति फैली हुई है, उसका कारण शायद वह स्वयं है। और इसलिए वह विचार करता है और इसलिए स्कंदगुप्त खुद को संबोधित करता है। तो यहां पर इस स्टेटमेंट से यह मालूम हो जाता है कि स्कंदगुप्त का स्व गतिशील न होकर स्थिर है। स्व, मैंने बताया कि दो प्रकार के शब्द हैं, एक स्व है, दूसरा पर है। पर का मतलब होता है अन्य, दूसरा स्व का मतलब होता है निजता, मतलब अपना। और यही स्व जब अभिमान शब्द में लग जाता है तो स्वाभिमान बन जाता है। अभिमान को अलग करके देखें तो अभिमान का अर्थ दंभ भी होता है, अभिमान का अर्थ घमंड भी होता है। लेकिन जैसे ही अभिमान शब्द में स्व लग जाता है तो स्वाभिमान बन जाता है और फिर उस शब्द की गंभीरता बढ़ जाती है, उसके अर्थ की गंभीरता बढ़ जाती है। तो यहां पर स्कंदगुप्त का जो स्व है, जो भीतर का मन है, वह क्या है? स्थिर है, गतिशील नहीं है। क्यों स्थिर है? इसलिए स्थिर है कि इस स्टेटमेंट में वह न तो प्रश्न करता है और न ही उसका उत्तर देता है। वह क्या करता है? विचार करता है। समाज के बारे में, साम्राज्य के बारे में विचार करता है, राज्य के बारे में विचार करता है, परिवार के बारे में विचार करता है, अपने अस्तित्व के बारे में सोचता है ना? तो जहां पर विचार होगा, जहां पर व्यक्ति सोचता है, सिर्फ सोचता है, जहां पर प्रश्न नहीं करता है, जहां पर वह खुद से उत्तर नहीं देता है, वहां पर स्थिर कलाप होता है। अब तो क्लियर हो गया होगा? यस सर। यस सर। आगे बढ़ते हैं। यस सर। गत्यात्मक एकलाप। और गत्यात्मक एकलाप जैसे अभी भी बताया, गत्यात्मक एकलाप में क्या होता है? प्रश्न उत्तर। व्यक्ति सोचता है लेकिन खुद से प्रश्न करता है, खुद से उत्तर देता है। तो जहां पर व्यक्ति खुद से प्रश्न करे, उत्तर दे, इसका मतलब क्या है? वहां पर गतिशीलता बनी हुई है। और वहां पर क्या होता है व्यक्ति स्वयं उस संप्रेषण प्रक्रिया में, इंट्रापर्सनल कम्युनिकेशन में दोहरी भूमिका निभाता है ना? तो गत्यात्मक, तो जिस एकालाप में कोई कैरेक्टर, कोई पात्र अपनी बात पर स्थिर नहीं होता, बल्कि वह अपने आप से प्रश्न करता है और स्वयं ही उसका उत्तर देता है। इसमें एक ही व्यक्ति वक्ता और श्रोता की भूमिका में परिवर्तन करता रहता है, यानी दोहरी भूमिका निभाता रहता है। वही वक्ता होता है, वही श्रोता होता है, वही प्रश्न करता है होता है, वही उत्तरदाता होता है। तो इस प्रकार का एकलाप गत्यात्मक एकलाप कहलाता है। उदाहरण के लिए, ये जो उदाहरण है यह चंद्रगुप्त नाटक से है। चंद्रगुप्त नाटक जयशंकर प्रसाद ने लिखा है ना? और यह चंद्रगुप्त नाटक
एमए के सिलेबस में दिल्ली यूनिवर्सिटी में लगा हुआ है। तो गत्यात्मक एकलाप के उदाहरण को देखिए कैसे है। पहला नंबर, पहला वाक्य है, इस निष्ठुर यंत्रणा की कठोरता से बिलबिलाकर दया की भीख मांगू। इस निष्ठुर का मतलब क्या होता है? निर्दयी, कठोर, और यंत्रणा का मतलब होता है पीड़ा, है ना। इस निर्दयी पीड़ा की कठोरता से बिलबिलाकर दया की भीख मांगू। दूसरा सेंटेंस देखिए, मांगू कि मुझे भोजन के लिए एक मुट्ठी चने जो देते हो न दो, एक बार स्वतंत्र कर दो। फिर तीसरा देखिए, तीसरा वाक्य, नहीं चाणक्य ऐसा न करना। चौथा वाक्य देखिए, नहीं तो तू भी साधारण सी ठोकर खाकर चूर चूर हो जाने वाली बामी हो जाएगा। बामी का मतलब है नास्तिक हो जाएगा। नास्तिक जो लोग होते हैं ना, थोड़ी सी समस्या आई और वहां पर घबरा जाते हैं, परेशान हो जाते हैं, है ना। और ठीक है। पांचवा सेंटेंस देखिए, सर तब एक बार मैं फिर से आज बता से प्रण दीजिए। करता हूं। क्या हुआ? सर नेटवर्क की वजह से सर आवाज नहीं आई, फिर से बता दीजिए एक बार। मैंने फोर्थ वाला। बताया ना कि गत्यात्मक एकलाप क्या होता है, जी जिसमें सर। व्यक्ति, जिसमें कोई पात्र अपनी बात पर स्थिर नहीं होता, बल्कि वह स्वयं से प्रश्न करता है, स्वयं ही उसका उत्तर देता है। यानी प्रश्नकर्ता और उत्तरदाता जब व्यक्ति खुद ही करे तो वहां पर गत्यात्मक एकलाप होता है। कहने का मतलब है कि एक ही व्यक्ति वक्ता और श्रोता की भूमिका में परिवर्तन करता रहता है। इतना क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? जी सर इतना हो गया। अब इसको कैसे समझे, तो एक एग्जांपल के तहत समझते हैं। और एग्जांपल में देखिए कि 7 सेंटेंस लिखा हुआ, 1 2 3 4 5 6 7। जी और यह जो सेंटेंस है चंद्रगुप्त नाटक से है। चंद्रगुप्त नाटक है, और चंद्रगुप्त के समय में आप लोगों को मालूम होगा कि उस समय चाणक्य था। चाणक्य का दूसरा नाम विष्णुगुप्त भी है, आप लोग सुने होंगे। और आप लोग पॉलिटिकल साइंस में पढ़ेंगे, पॉलिटिकल थ्योरी की शुरुआत ही होती है। इंडियन गवर्नमेंट एंड पॉलिटिक्स भी जब पढ़ेंगे तो उसमें भी चाणक्य की बात आती है ना। तो यह चाणक्य का कथन है। चाणक्य खुद सोच रहा है, लेकिन सोचता किस तरह से है? देखिए, प्रश्न के रूप में सोचता है और उसका उत्तर स्वयं देता है। जैसे पहले लाइन में देखिए, वहां पर चाणक्य क्या प्रश्न करता है? इस निष्ठुर यंत्रणा की कठोरता से बिलबिलाकर दया की भीख मांगू। निष्ठुर का मतलब होता है अत्यंत ही निर्दयी, है ना। और यंत्रणा का मतलब होता है पीड़ा, कष्ट, दुख। तो चाणक्य खुद अपने मन से प्रश्न करता है कि इस निष्ठुर यंत्रणा यानी इस निर्दयी पीड़ा की कठोरता से बेचैन होकर, बिलबिलाकर दया की भीख मांगू। फिर दूसरा नंबर में दूसरा सेंटेंस देखिए, मांगू कि मुझे भोजन के लिए एक मुट्ठी चने जो देते हो न दो, सिर्फ एक बार स्वतंत्र कर दो। अब यहां पर क्या है? दूसरे में और पहले में, जो पहला वाक्य है और दूसरा वाक्य है, उसमें क्या करता है चाणक्य? खुद से प्रश्न करता है। लेकिन जो तीसरा और चौथा वाक्य है, तीसरा और चौथा सेंटेंस है, उसमें उसका जो निज है, उसका जो स्व है, उससे उत्तर देता है, अपने मन को समझाता है और खुद उत्तर देता है। तीसरे में देखिए, नहीं चाणक्य ऐसा न करना, अपने मन को समझाता है और उत्तर देता है। जो पहले के जो 2 वाक्य हैं, 2 सेंटेंस हैं, उसमें वह प्रश्न करता है और तीसरे वाक्य में वह उत्तर देता है, नहीं चाणक्य, नहीं चाणक्य ऐसा न करना। चौथे में भी वह उत्तर देता है। क्या उत्तर देता है? नहीं चाणक्य ऐसा न करना, नहीं तो तू भी साधारण सी ठोकर खाकर चूर चूर हो जाने वाली बामी हो जाएगा। बामी मतलब नास्तिक हो जाएगा। मतलब अगर व्यक्ति आस्तिक है
उसमें सकारात्मकता है, तो वह थोड़ी थोड़ी सी जरा सी समस्या अगर सामने आती है या बड़ी से बड़ी समस्या भी आती है, उसको हंसकर झेल लेता है। नहीं तो अगर कोई व्यक्ति नास्तिक है, नेगेटिव है, थोड़ी सी प्रॉब्लम हुई, थोड़ी सी समस्या आई, बस वहीं पर चकनाचूर हो जाएगा, बिखर जाएगा। तो चाणक्य पहले वाक्य में और दूसरे वाक्य में प्रश्न करता है, तीसरे और चौथे वाक्य में अपने प्रश्न का उत्तर स्वयं देता है कि नहीं चाणक्य, ऐसा न करना। मांगू की दूसरा सेंटेंस देखिए, मांगू कि मुझे भोजन के लिए एक मुट्ठी चने जो देते हो। इससे यह पता नहीं चलता है कि गरीबी कितनी है, गरीबी की समस्या है। चाणक्य गरीबी से जूझ रहा है, और केवल चाणक्य ही गरीबी से नहीं जूझ रहा है, बल्कि पूरा राज्य जूझ रहा है, संघर्ष कर रहा है, समस्याएं विकराल है। तो वह कहता है, दूसरे सेंटेंस में प्रश्न करता है, यह मांगू कि मुझे भोजन के लिए एक मुट्ठी चने जो देते हो न दो, एक बार स्वतंत्र कर दो। तीसरे में कहता है, नहीं चाणक्य, ऐसा न करना, नहीं तो तू भी साधारण सी ठोकर खाकर चूर चूर हो जाने वाली बामी हो जाएगा, नास्तिक हो जाएगा, है ना। पांचवें सेंटेंस में आप देखें, पांचवें सेंटेंस को पढ़ने से पता चलता है कि वह शपथ लेता है, प्रतिज्ञा करता है। और आप लोगों को इतिहास मालूम होगा कि नंद वंश का समूल नाश करने के लिए चाणक्य ने प्रतिज्ञा ग्रहण किया था, प्रतिज्ञा की थी कि जब तक नंद वंश का समूल रूप से नाश नहीं होगा, तब तक अपनी चोटी नहीं खोलूंगा। पढ़े हो ना कि नहीं जानते हो? बोलो। और देखिए पांचवें सेंटेंस में वही बात है, तब मैं आज से प्रण करता हूं कि दया किसी से ना मांगूंगा और अधिकार तथा अवसर मिलने पर किसी पर भी विश्वास न करूंगा। ऊपर की तरफ देखता है। तो यहां पर क्या है, पांचवें में प्रतिज्ञा, अपनी स्व से प्रतिज्ञा करता है। फिर छठे में देखिए प्रश्न करता है, क्या कभी नहीं? तो सातवें में उसका उत्तर देता है, हाँ हाँ, कभी किसी पर भी नहीं। इसमें देखिए प्रश्न और उत्तर, प्रश्नकर्ता वही व्यक्ति है चाणक्य, और उत्तरदाता भी वही व्यक्ति है चाणक्य, और इसलिए यहां पर गत्यात्मक एकालाप है। क्लियर हो गया कि नहीं हुआ? बोलो। हेलो, क्लियर हुआ? समझ में आई बातें कि नहीं आई? यस सर। जी सर। तो अब अटेंडेंस बना लेते हैं, ठीक है। ट्यूसडे को हम लोग पढ़ेंगे इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन। ओके सर। सर ट्यूसडे को छुट्टी है। ट्यूसडे को किस बात की छुट्टी है? सर 26 जनवरी। क्या है? अच्छा, ट्यूसडे को कितनी तारीख है? 26 तारीख। तो कोई बात नहीं, वेडनेसडे को मिलेंगे, ठीक है। जी सर। वेडनेसडे को मिलेंगे। जी सर। बड़े प्यार से बोल रहे हो भाई, क्या बात है? इतना लंबा खींचने की क्या जरूरत है? नहीं, एक्साइटेड नहीं है, वो समझ रहा है ना कि सर बेवकूफ है ना, वह ज्यादा थोड़ा सा समझदार हो गया है ना। आपके टोन से पता चल जाता है कि आप क्या हैं। 1402 Present, sir. 1403 Present, sir. 1404 प्रेजेंट सर। 1405 प्रेजेंट सर। 1407 1408 प्रेजेंट सर। 1410 1410 प्रियांशु 1411 सर प्रियांशु प्रेजेंट है। ठीक है। 1411 Present, sir. 1412 प्रेजेंट सर। 1414 1416
1417, Present, sir. 1419, Present, sir. 1421, Present, sir. 1424, Present, sir. 1424. 1425, Present, sir. 1426, प्रेजेंट सर गोपाल भाटिया 1427, प्रेजेंट सर 1428, Present, sir. 1429, Present, sir. 1431, 1432, यस सर प्रेजेंट 1433, 1433, रोहित 1434, Present, sir. 1436, Present, sir. 1437, प्रेजेंट सर 1438, 1439, 1441, Present, sir. Devansh. 1442, प्रेजेंट सर रोहित 1443, Present, sir. 1444, 1445, Present, sir. 1446, 1447, 1448, Present, sir. 1449, Present, sir. 1450, प्रेजेंट सर लक्ष्य आहूजा 1451, प्रेजेंट सर 1452, प्रेजेंट सर 1453, Present, sir. 1455, Present, sir. 1456, Sir, 1447 मिल गया present. 47. हाँ हो गया 1456, सर 1456 हाँ 1458, 1458 प्रेजेंट सर 1456 बना दिया 1458, Present, sir. 1459, Present, sir. 1460,